नमस्कार साथियों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप मध्य प्रदेश में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे कि आपका एमपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, व्हाटएवर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एमपी के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम प्रतिदिन एक क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे। वीडियो देखना है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको इस क्लास के अंदर सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का आंसर तो आप देख ही चुके हैं। हम दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर जैसा कि आपने देख ही लिया है कि टोटल 7 भौगोलिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे पुरानी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया है 2017 में। इसी प्रकार से आपके कांस्टेबल, एसआई, पटवारी जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, यानी कि बघेलखंड या फिर बघेलखंड को पूर्वी पठार भी बोला जाता है। इसी के साथ आप बाकी की चीज़ें भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। आने वाले अगले वीडियो से हम इतनी बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आएगा आपका मालवा का पठार। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौगोलिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मालवा का पठार। आप देख सकते हैं ये दो एग्जाम में आपका पूछा गया है, आपके पुलिस आरक्षक 2016 और एएनएम टेस्ट में आपका ये एग्जाम, आपका ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मालवा के पठार में स्थित किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में कौन सी जलवायु आपकी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो मालवा के पठार में सबसे गर्म माह आपका पूछा गया है, तो ये मई माह आपका सबसे गर्म माह होता है मालवा के पठार में। इसमें बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको आगे रिपीट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मालवा में सबसे अधिक तापमान मई माह में आपको देखने को मिलता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और यहाँ दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान देखने को मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान आपको देखने को मिलेगा। और मालवा में सर्वाधिक तापांतर आपका मार्च माह में देखने को मिलता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि मालवा में सर्वाधिक तापांतर किस माह में मिलता है? तो ये मार्च में मिलता है। और सर्वाधिक तापमान जो है आपका मई माह में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मालवा के पठार के बारे में आपको विचार करना है। इसमें से एक कथन, कुछ कथन जो है कि गलत दिए गए हैं, हम डायरेक्ट इसके सही कथन देखते हैं। इसमें जैसे कि पहला कथन दिया गया है, मालवा पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व की ओर, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। और अगला प्रश्न है आपका, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार है। मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे सारे ही सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है, मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको नाम बताना है कि मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सिगार चोटी। ठीक है, याद रखना है अच्छे से, सिगार चोटी, ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मालवा मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, उत्तर पूर्व की ओर आपको इसका ढाल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये चीज भी हम देख चुके हैं कि कर्क रेखा मालवा के पठार से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? आपसे सही कथन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सीमा के संबंध में कौन सा युग्म सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी बिल्कुल सही दिए गए हैं। हम पूरे सही आंसर देख लेते हैं इसके। जैसा कि उत्तरी सीमा का निर्धारण आपकी चंबल नदी करती है, दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है, और पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला करती है, और पूर्व की अगर हम बात करें तो मेकाल पर्वत जो है आपका, ये श्रेणी आपकी सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि बुंदेलखंड का पठार आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपको विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। हम सीधे सही आंसर देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है, पठार का ढाल उत्तर की ओर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। आपको ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको रिपीट होने वाला है। आगे की जो हम क्लासेस देखेंगे उसमें बाकी की चीज़ें आपको और रिपीट मिलेगी। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और इस पठार की प्रमुख नदियां हम बात करें तो धसान, उर्मिल, केन और जामनी नदी आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप देख सकते हैं, ये 2016 में डेयरी फेडरेशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसका बी आंसर होगा सिद्ध बाबा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार आपको देखने को मिलेगा? इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि मध्य उच्च पठार। ठीक है, मध्य उच्च पठार आपका सही आंसर होगा। ये 2 एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उत्तर मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये मध्य भारत का पठार का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। हम सीधे सही आंसर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें बताया गया है, पठार की जलवायु नदी चंबल है। ठीक है, सॉरी, इसमें बताया गया है पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। मध्य भारत पठार की प्रमुख नदी की हम बात करें तो चंबल नदी है। इस पठार में कछारी और जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। और इस पठार को सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी कहा जाता है। ये याद रखना है, सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? तो आपके मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? अब देख सकते हैं कि ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले कि मध्य भारत का पठार ही सरसों की हांडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है? यानी कि विंध्य कगार किसे कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। ये रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कगार कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना के पठार के बारे में विचार कीजिए। यानी कि इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। हम डायरेक्ट सही उत्तर देखते हैं। इसमें बताया गया है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यहाँ 10.36% है। यानी टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की हम बात करें, उसमें से 10.36% आपको रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलेगा। इस पठार में टोंस, बिछिया, केन नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, और इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरे का उत्पादन किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन से उत्पादन या उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपका चूना पत्थर पाया जाता है, गेरू और हीरा का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी को
रीढ़ की हड्डी कहा जाता है काय का? कृषि अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको नर्मदा सोन घाटी के बारे में सही कथन बताना है। तो हम सीधे सही कथन देखते हैं। इसमें बताया गया है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग आपका नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगा। इस पठार में नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दुगधी ये नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, और इस पठार में गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन खास तौर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजपीपला राजपीपला सतपुड़ा किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो आपको ये प्रश्न है ना, आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कई बार ये रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको इसके अंदर 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये याद रखें या फिर रटें, आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि पश्चिमी श्रेणी की हम बात करें तो ये इसके अंदर राजपीपला आता है, और मध्य श्रेणी में आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला आती है, और पूर्वी श्रेणी में आपकी मेकल श्रेणी आती है। ठीक है, अगला है सतपुड़ा पठार के बारे में आपको विचार करना है। हम सीधे सही आंसर देखते हैं इसका। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग आपको सतपुड़ा का पठार देखने को मिलेगा, और इस पठार में दुगधी, दूधी, तवा, देनऊ नदियाँ प्रवाहित होती है, और इस पठार में छिछली काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता देखने को मिलेगी। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे छोटा पठार बताना है, तो ये आपका बघेलखंड का पठार आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा बघेलखंड का पठार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत में कितना है, तो ये कुल मध्य प्रदेश का 7% भाग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी भाग में आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। साथियों, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे तो हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आपका सपोर्ट रहा, आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं, आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजते हैं, जैसे ही हमारे साथ अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा या आधे घंटे का वीडियो लेकर आएँ, ताकि एक पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 15 या 20 लेक्चर होंगे, उसके अंदर मैं आपको ये पूरी किताब याद करवा दूंगा। आपको लेकिन सपोर्ट करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।